हमने अपने पिछले लेक्चर पर कोलराउस के नियम को पढ़ा था और कोलराउस के नियम के द्वारा हम लोगों ने प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को निकालना भी सीखा था। अब प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए अगर मैं बात करता हूं आयनन की मात्रा के लिए, तो क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं और पूर्ण रूप से आयनों में टूटने जाने के कारण अगर मैं प्रबल विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर देता हूं तो उनकी मोलर चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर मैं चेक करता हूं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अगर मैं चेक करूं या कोई भी मेरे पास प्रबल विद्युत अपघट्य है, अगर मैं उसके लिए देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है, मोलर सांद्रता या मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता। देखिए यह है मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर और यह है मोलर चालकता अनंत तनुता पर। अनंत तनुता का मतलब है शून्य सांद्रता पर। आप अनंत तनुता को शून्य सांद्रता भी कह सकते हैं। यह मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर और यह मोलर चालकता जब विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता कितनी होती है, शून्य। ये दोनों मोलर चालकताएं लगभग आपस में बराबर होती हैं अगर मैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए बात करता हूं, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्यों में एक खासियत होती है कि जब भी आप प्रबल विद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं वो पूरी तरह से आयन में टूट जाता है और क्योंकि 100% आयन में टूट गया है, पूरी तरीके से आयन में टूट गया है, मैं ये चेक करता हूं कि सांद्रता का परिवर्तन कर देने पर भी प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। अगर आप सांद्रता को घटा या बढ़ा भी देते हो तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। अर्थात दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता लगभग आपस में बराबर होती है। लेकिन अगर मैं यही चीज दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए चेक करता हूं तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मैं इस बात को जानता हूं, अगर मैं प्रबल विद्युत अपघट्यों की जगह पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य का अध्ययन करूं तो मैं इस बात को जानता हूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो उसकी मोलर चालकता में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। मोलर चालकता का मान एकदम से अधिक मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों में सांद्रता के साथ मोलर चालकता का परिवर्तन कम रहता है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों में अगर आप सांद्रता का थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देते हैं तो मोलर चालकता के मान में बहुत परिवर्तन हो जाता है। अर्थात उस दौरान मोलर चालकता का मान आपस में बराबर नहीं होता। कब कब बराबर नहीं होता, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता का मान और शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता के मान आपस में बराबर नहीं रहते। तो मैं इस बात को भी अंदाजा लगा लेता हूं क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों में सांद्रता के परिवर्तन पर आयनन की मात्रा बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। अगर आप सांद्रता से जरा सा भी बढ़ा देते हैं तो आयनन की मात्रा में काफी अधिक परिवर्तन आता है और आयनन की मात्रा में काफी अधिक परिवर्तन आने के कारण मोलर चालकता के मान में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आज हमको यह पढ़ना है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आयनन की मात्रा को कैसे निकाला जाए। आपने दुर्बल विद्युत अपघट्य हो या प्रबल विद्युत अपघट्य, इसके पहले भी आयनन की एक मात्रा को पढ़ लिया था। मैं आपको हल्का सा रिवीजन करवा दूं कि आपने आयनन की मात्रा को अल्फा से लिखा था और आयनन की मात्रा अल्फा में आप लिखते थे वियोजन के बाद, वियोजन के बाद कणों की संख्या अपॉन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, पूर्व कणों की संख्या। यह वियोजन का फॉर्मूला होता था या वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला होता था। अल्फा को कहते थे वियोजन की मात्रा। मैं लिख भी देता हूं, अल्फा होता था वियोजन की मात्रा और वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला होता था वियोजन के पश्चात अणुओं या कणों की संख्या अपॉन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या।
अर्थात अगर मैंने कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ AB लिया है और मैं इसका वियोजन कराता हूं, अर्थात इसे आयनों में तोड़ा जाता है। मैंने माना कि जब मैं AB नामक विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन करता हूं तो ये A+ और B- आयनों में टूटता है। अगर मैं ऐसा थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूं कि मैंने AB के 1000 अणुओं को लेकर वियोजन कराया, अर्थात AB के 1000 अणु लिए और उसका वियोजन कराया, और वियोजन कराने पर मैंने देखा 1000 अणु लिए गए थे लेकिन केवल 900 अणु आयनों में टूटे। इसका मतलब अभी भी कितने अणु आयन में नहीं टूटे? 100 अणु आयन में नहीं टूटे। अगर 1000 अणुओं में से 900 अणु आयन में टूट जाते हैं तो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला होता है, या वियोजन की मात्रा को कैसे निकाला जा सकता है? वियोजन की मात्रा को निकाला जा सकता है वियोजन के बाद कणों की संख्या। तो वियोजन के बाद कितने कण वियोजित हुए हैं? तो वियोजन के बाद कणों की संख्या है 900, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वियोजित कण। तो वियोजित कण कितने हैं? 900 कण टूट गए। मैंने इसको ऊपर लिख लिया और लिखा है नीचे वियोजन से पूर्व कण। तो वियोजन से पूर्व कितने कण इस्तेमाल किए गए थे? 1000। तो वियोजन की मात्रा को ऐसे निकाला जा सकता है। तो यह वियोजन की मात्रा हो गई वियोजित हुए कणों की संख्या के आधार पर। लेकिन अगर मुझे वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, क्योंकि आयनन की मात्रा को ही वियोजन की मात्रा कहते हैं, अगर आयनन या वियोजन की मात्रा मुझे मोलर चालकता के पदों में निकालना हो तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन की मात्रा का मान मोलर चालकता के पद में कैसे निकाल सकते हैं? आसान सा है, इसको देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। मैं इसको अलग कर देता हूं। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं एक सबसे पहले इसको कुछ लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए यदि आपके पास कोई भी विद्युत अपघट्य हो, यदि किसी विद्युत अपघट्य, आपने कोई भी विद्युत अपघट्य ले रखा है कि अनंत तनुता पर अनंत तनुता, आप अनंत तनुता को शून्य सांद्रता भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब तनुता का मान अनंत होता है सांद्रता का मान कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। कहता है यदि कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ हो, अगर उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान कैपिटल लैम्डा m एट इंफिनिटी डाइल्यूशन, अगर मोलर चालकता का मान इतना है, फिर मैंने क्या किया? अभी सांद्रता कितनी थी? शून्य। अब मैंने सांद्रता के मान को चेंज कर दिया और सांद्रता के मान को चेंज करते हुए सांद्रता की एक निश्चित वैल्यू रख दी। तो मैं आगे लिखूंगा और किसी निश्चित सांद्रता पर और किसी निश्चित सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और किसी दी गई सांद्रता पर या किसी विशेष सांद्रता पर विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता को अगर कैपिटल लैम्डा m से लिख लिया जाए हो, तब आप वियोजन की मात्रा को कैसे निकालोगे? तब मैं चेक करता हूं कि वियोजन की मात्रा तब कैसे निकाली जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, चाहे वियोजन की मात्रा कह दे या आयनन की मात्रा, सेम चीज है। वियोजन की मात्रा का ज्ञान कैसे होगा? बड़ा आसान सा है। वियोजन की मात्रा को निकाला जा सकता है कैसे? दी गई सांद्रता पर जो मोलर चालकता मिली है
हमें इसको लिखना होगा ऊपर और इसे डिवाइड कर देना होगा अनंत तनुता पर दी गई मोलर चालकता से। फिर ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी विद्युत अपघट्य के लिए या किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा का ज्ञान करना है तो हमें इसकी दो परिस्थितियों पर मोलर चालकता पता होनी चाहिए। वियोजन की मात्रा अर्थात जिसे हम अल्फा से भी लिखते हैं, उसका मान अगर मुझे दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए चाहिए तो मुझे दो परिस्थितियों पर मोलर चालकता के मान पता होने चाहिए। एक, उस परिस्थिति पर मोलर चालकता का मान जब विलयन की तनुता कैसी हो, अनंत। विलयन की तनुता अनंत होने का मतलब है सांद्रता कितनी होनी चाहिए, शून्य। या तो शून्य सांद्रता कह सकते हो या तनुता अनंत कह सकते हो। उस समय हमें मोलर चालकता पता होनी चाहिए। और जिस परिस्थिति पर हम लोग वियोजन की मात्रा की गणना कर रहे हैं उस परिस्थिति पर भी मुझे मोलर चालकता का मान पता होना चाहिए। तो मोलर चालकता का मान अगर इन दोनों परिस्थितियों पर हमें पता है, वियोजन की मात्रा को आसानी से निकाल सकते हैं। दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या मुझे ऐसा भी आप समझ सकते हैं। थोड़ी से मैं इसके लिए एक एग्जांपल सेट कर देता हूं। क्या कि मुझसे कहता है 2 मोल पर लीटर सांद्रता पर मुझे एक सांद्रता की वैल्यू देता है, कंसंट्रेशन की वैल्यू। कहता है अगर किसी विलयन की या दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर है और इस 2 मोल प्रति लीटर पर मुझे वियोजन की मात्रा चाहिए, तो 2 मोल प्रति लीटर सांद्रता पर विद्युत अपघट्य का कितना वियोजन होगा, इसे निकालने के लिए सबसे पहले 2 मोल पर लीटर पर जितनी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता होगी उसे हम कैपिटल लैम्डा एम से लिखेंगे। दी गई सांद्रता पर जो विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है उसे हम कैपिटल लैम्डा एम से लिखेंगे। और मुझे एक चीज और पता होनी चाहिए कि ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया गया है जब इसकी सांद्रता शून्य थी अर्थात तनुता कितनी थी, अनंत, उस समय इसकी मोलर चालकता कितनी थी। तो मुझे एक और स्थिति पता होनी चाहिए कि जब यही विलयन की सांद्रता शून्य थी या फिर तनुता कैसी थी, अनंत थी, उस समय इसकी मोलर चालकता कितनी थी। अगर मुझे उस समय मोलर चालकता पता है और दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता पता है, मैं इन दोनों मोलर चालकताओं को एक दूसरे से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ऊपर रखेंगे दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और नीचे लिखेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और जैसे हम इसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे आसानी से हमारे लिए वियोजन की मात्रा आ जाएगी। अगर वियोजन की मात्रा को मुझे फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखना पड़े, मैं उस हिस्से को मिटा देता हूं। क्यों? क्योंकि इस हिस्से को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि वियोजन क्या मात्रा को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे वियोजन की मात्रा पता है कैसे निकाली जा सकती है तो मैं उसे परिभाषित कैसे करूं। बड़ा आसान सा है। किसी विद्युत अपघट्य की देखिए ये क्या है, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और अगर वियोजन की मात्रा को मैं चेक करता हूं, ये दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर है। तो अगर मुझसे वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा की बात करता है तो मैं देखो वियोजन की मात्रा को कैसे डिफाइन करूंगा कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए, किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा का मान विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा का जो मान होता है वो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, मान दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता के मान, मोलर चालकता के मान, और दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लैम्डा एम से। दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता के मान और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और अनंत तनुता
पर मोलर चालकता, और अनंत अनंतता पर मोलर चालकता के मान के अनुपात के बराबर होती है। आप इस फॉर्मूले को भी देख के जान सकते हो। क्या बोल सकता है फॉर्मूले को देखकर कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की जो आयनन की मात्रा होती है या जिसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, वो दी गई सांद्रता पर विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता और अनंत अनंतता पर मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। ध्यान रखने वाली बात है, एक बात और मैं बता दूं, अनंत अनंतता पर जो मोलर चालकता आएगी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। इसके अलावा किसी भी सांद्रता की वैल्यू आप निकालोगे या किसी भी सांद्रता पर मोलर चालकता की वैल्यू निकालोगे, वो अनंत अनंतता पर जो मोलर चालकता आई थी उससे तो कम ही होगी। अर्थात हर में लिखी हुई वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी और अंश में आई हुई वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, कम। अभी सोचिए एक चीज और, अगर हर में लिखी वैल्यू बड़ी है, अंश में लिखी वैल्यू छोटी है, आप इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हो कि आप एक बड़े नंबर का एक छोटे नंबर पर भाग दे रहे हो, और जब भी बड़े नंबर का छोटे नंबर पर भाग दिया जाता है, इसका आंसर हमेशा एक से कैसा आता है, कम। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मोलर चालकता के लिए अगर मैं किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की वियोजन की मात्रा की गणना कर लेता हूं, यह वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से कैसी आएगी, छोटी आएगी। तो यह हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अगर मुझे मोलर चालकताएं दी गई होंगी और मुझे आयनन की मात्रा निकालनी होगी, तो मैं आयनन की मात्रा कैसे निकालूंगा। ध्यान रखने वाली बात है, आपको यह पता होनी चाहिए ये मोलर चालकता कब की है और नीचे जो मोलर चालकता दिखी है ये मोलर चालकता कब है। ये मोलर चालकता तब की है जब विद्युत अपघट्य की पदार्थ की सांद्रता कुछ भी हो, जिस सांद्रता पर हमें आयनन की मात्रा की गणना करनी है, ये वो सांद्रता है। और ये सांद्रता, ये मोलर चालकता कब की है, जब विद्युत अपघट्य पदार्थ की तनुता कितनी थी, अनंत। तनुता अनंत को मैं ये भी कह सकता हूं कि उसकी सांद्रता कितनी थी, 0। तो इस प्रकार से हम वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। आप वियोजन की मात्रा की गणना के फॉर्मूले को याद रखिएगा। न्यूमेरिकल जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें से ये वैल्यू काफी बार आती है। तो मोलर चालकता दी गई सांद्रता पर और अनंत तनुता पर मोलर चालकता के अनुपात को कहते हैं वियोजन की मात्रा, जिसे हम आयनन की मात्रा के नाम से भी जाने देते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। अब जब मैंने वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा को पढ़ लिया है, तो मुझे दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक भी पढ़ लेना चाहिए कि अगर कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके वियोजन स्थिरांक की गणना कैसे की जा सकती है। तो अब हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना करेंगे वियोजन की मात्रा की मदद से। तो मैं यहां लिखे देता हूं कैसे विद्युत अपघट्यों के लिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना बड़ा आसान सी चीज है। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था साम्य, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य में आप अभिक्रियाओं के लिए एक विशेष प्रकार का स्थिरांक ज्ञात करते थे। उस स्थिरांक को हम कहते थे साम्य स्थिरांक। मुझे आज भी साम्य स्थिरांक ही निकालना है। साम्य स्थिरांक को ही वियोजन स्थिरांक कहा गया है। लेकिन जब एक सामान्य आणविक अभिक्रिया में, अणुओं के द्वारा होने वाली अभिक्रिया में अगर साम्य स्थिरांक की गणना की जाए उसे साम्य स्थिरांक कहते हैं। लेकिन अगर किसी आयनिक अभिक्रिया में, आयनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया आयनों के बीच पूरी हो रही हो, अगर किसी आयनिक अभिक्रिया में मैं साम्य स्थिरांक की गणना करता हूं तो आयनिक अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन स्थिरांक। तो आणविक अभिक्रिया में अगर आपने साम्य स्थिरांक को निकाला, साम्य स्थिरांक है। लेकिन जब वियोजन अभिक्रिया में आप साम्य स्थिरांक की गणना करते हैं, ऐसी सिचुएशन पर
हम उस साम्य को एक नए नाम से जानते हैं, वियोजन स्थिरांक। अब वियोजन स्थिरांक किसका निकालेंगे? आपके पास कोई विद्युत अपघट्य होना चाहिए, कोई भी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ हो तभी आप उसका वियोजन स्थिरांक निकालेंगे, क्योंकि इस दुनिया में विद्युत अपघट्य तो बहुत सारे हैं। इसलिए मैं किसका निकालूं? हम एक जनरल विद्युत अपघट्य मान लेते हैं, सामान्य रूप से कुछ भी। देखो कैसे मानते हैं। माना कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य ए बी है। मैंने ऐसा माना कि मेरे पास कोई एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसे मैं क्या कहता हूं? ए बी। अगर विद्युत अपघट्य दुर्बल है और जिसे ए बी से कहा जाता है तो मैं इसके आयनन की अभिक्रिया को आसानी से लिख सकता हूं। कैसे आयनन की अभिक्रिया को लिखा जा सकता है? अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ ए बी कोई है तो मैं जब भी इसे जल में या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलूंगा, मैं जानता हूं यह अपने आयंस में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रबल विद्युत अपघट्य होता तो ज्यादा से ज्यादा आयन प्रोड्यूस करता, दुर्बल विद्युत अपघट्य कम आयन प्रोड्यूस करेगा। अब कम आयन प्रोड्यूस करेगा तो भी तो हम मानेंगे कि आयनन हुआ है या वियोजन हुआ है। अगर वियोजन हुआ है तो हम इसके वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? देखो मैं क्या मानता हूं, अभी मैं थोड़ा सा इसमें मानता हूं। मैंने ऐसा मान लिया है कि मैंने किसी भी पदार्थ के या किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल को लिया, मैंने ए बी का एक मोल लिया और मुझे इसका वियोजन करना है। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराना होता है आणविक रूप में, अणुओं के रूप में, एक से ज्यादा मोलों की संख्या को लिया जा सकता है। लेकिन जब किसी पदार्थ को दो भागों में ब्रेक करना होता है तो पदार्थ का एक अणु ही काफी है ब्रेक किया जाने के लिए। आपके पास, आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन करानी है, योगात्मक अभिक्रिया करानी है, आपको दो या दो से ज्यादा पदार्थ चाहिए, तब आप अभिक्रिया को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी की वियोजन अभिक्रिया करानी है, किसी पदार्थ को तोड़ना है, एक ही पदार्थ काफी है, एक ही पार्टिकल उसका काफी है। क्यों? क्योंकि आपको तो तोड़ना है। दो पदार्थ, जब किसी पदार्थ को जोड़ना होता है तो यह बात जरूरी होती है कि एक से ज्यादा पदार्थ लिए जाएं, तभी तो आप उनको जोड़ पाओगे। लेकिन जब पदार्थों को तोड़ने की बात आती है, आसान सा फंडा है इसका कि किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए कम से कम आपको कितना पदार्थ चाहिए? एक पार्टिकल बहुत है, क्योंकि मुझे तोड़ना है, मैं उसी को तोड़ दूंगा अकेले। जोड़ने के लिए कम से कम दो अणुओं की आवश्यकता, तोड़ने के लिए एक अणुओं की आवश्यकता। तो मैं इसकी जगह पे 2 मोल भी मान सकता था, 4 मोल भी मान सकता था, लेकिन मुझे एक जनरल यूनिट माननी है। मैंने माना कि ए बी विद्युत अपघट्य जो था यह दुर्बल है और इसके 1 मोल पदार्थ को मैं आयनों में तोड़ने की कोशिश करूंगा। और जब 1 मोल पदार्थ को मैं आयन में तोड़ लूंगा तो मैं उसका वियोजन स्थिरांक निकालूंगा। अब मैंने क्या माना कि मैं जब अभिक्रिया को स्टार्ट कर रहा था, मैंने ए बी के 1 मोल को लिया, और जब मैंने ए बी के 1 मोल को कब लिया? जब अभिक्रिया को प्रारंभ हुए कितने सेकंड हुआ है? 0 सेकंड। अभी आप सोचो, ए बी को मुझे काय में तोड़ना है? आयनों में। अगर मैं पूछूंगा ए बी के 1 मोल को लेकर तुमने तोड़ना स्टार्ट किया, आयन में ब्रेक करना स्टार्ट किया, और अभी ए बी नामक विद्युत अपघट्य पदार्थ को आयन में तोड़े हुए 0 सेकंड हुआ है। अगर ए बी विद्युत अपघट्य पदार्थ को आयन में तोड़े 0 सेकंड हुआ है, ए बी कितना टूटा होगा? तो इसका आंसर है ए बी अभी बिल्कुल भी टूटा नहीं है। क्यों? अगर आप कहीं दौड़ने जा रहे हो और मैं आपसे कह दूं अभी आपको दौड़े हुए 0 सेकंड हुआ है, दौड़े हुए 0 सेकंड हुआ है, इसका मतलब अभी आप दौड़े नहीं है, दौड़ने जा रहे हैं। आप खाना खाना स्टार्ट करें और मैं कह दूं कि आपको खाना खाना स्टार्ट किए 0 सेकंड हुए हैं, इसका मतलब अभी आपने खाने को खाना स्टार्ट नहीं किया है। सेम चीज है, अगर मैं कह दूं ए बी को आयन में तोड़े, आपने लिया तो 1 मोल था, लेकिन आपने आयन में तोड़े 0 सेकंड हुआ है, इसका मतलब अभी ए बी 1 मोल का पूरा 1 मोल ही है, अभी वो आयनों में टूटा नहीं है। अगर आयनों में नहीं टूटा होगा तो ए आयन की सांद्रता क्या होगी और बी आयन के मोलों की संख्या क्या होगी? क्योंकि आयन में नहीं टूटा है, इसलिए मैं मान लूंगा कि ए आयन भी 0 मोल है
और आयन बी भी कितना मोल है? 0 मोल। फिर एक बात इसको ध्यान देना कि अगर किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अभिक्रिया को शुरू हुए 0 सेकंड हुआ है, इसका मतलब अभी विद्युत अपघट्य पदार्थ आयन में टूटा नहीं है। आयन में जब नहीं टूटा है तो आयन की मात्रा कितनी बताओगे? 0। अभी कोई भी पदार्थ या कोई भी एक पार्टिकल आयन के फॉर्म में डिसोसिएट या टूटा नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि कुछ समय बीत गया, तो कुछ समय बाद मैं चेक करता हूं, कुछ समय बाद। आप सभी बात जानते हैं कि अगर थोड़ा सा टाइम बीतेगा, अभिक्रिया आयनन की हुई, अभिक्रिया आयनों में पदार्थ को तोड़ देगी, पदार्थ आयनों में टूटने लगेगा। अभी सोचने वाली बात है, AB विद्युत अपघट्य पदार्थ 1 मोल लिया गया था, क्या ये पूरा 1 मोल आयनों में टूट जाएगा या इससे कम टूटेगा या इससे ज्यादा टूटेगा? आप सभी जानते हैं हम ये दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। अगर AB एक दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है और 1 मोल लिया गया है तो ये पूरा का पूरा 1 मोल आयन में नहीं टूट सकता, क्योंकि अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल को लिया जाए और वो 1 मोल पूरा का पूरा आयन में टूट जाए, ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य की पहचान है। इसका मतलब पदार्थ 1 मोल लिया जरूर गया, लेकिन आयन में जो इसके आयन टूटे वो 1 मोल से कैसे टूटे? कम ही टूटे। अगर पूरा का पूरा 1 मोल आयन में टूट जाएगा तो फिर तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य हो गया। लिया मैंने 1 मोल था, लेकिन 1 मोल से भी कम पदार्थ आयन में टूटेगा। अभी आप सोचें, मैं दूसरी एग्जांपल पे चलता हूं, इसको 2 सेकंड के लिए रोकते हैं। अगर आपने AB के 100 मॉलिक्यूल लिए होते, सोचिए बात, अगर 100 में से 80 मॉलिक्यूल आयन में टूट जाते, यहां कितने आयन बचे? AB के पास कितने बचते? 100 थे, उसमें से 80 टूटकर आयन में चेंज हो गए। अगर 80 टूटकर आयन में चेंज हो गए, AB के अब कितने मोल बचे? 20 मोल। कैसे निकाला? 100 माइनस 80, 20 मोल बचे। ऐसे ही सेम मैंने 1 मोल लिए थे और मैं ऐसा मान लेता हूं कि अल्फा मोल आयन में टूट गए। 1 मोल टोटल थे, उसमें से अल्फा मोल आयन में टूट गए, अर्थात अल्फा मोल यहां से हटकर आयन में बन गए, तो अल्फा मोल AB से कम हो गए। इसलिए AB के अब मोलों की संख्या कितनी मान ली जाएगी? 1 माइनस अल्फा मोल। अभी सोचिए एक चीज और मैं बताता हूं, अगर AB का 1 मोल टूटता, 1 मोल A प्लस 1 मोल B माइनस, अगर AB के 10 पार्टिकल आयन में टूटते तो 10 A आयन और 10 B माइनस आयन। अगर AB के 100 पार्टिकल टूटते तो 100 A प्लस आयन और 100 B माइनस आयन। आप इस बात को सोच भी सकते हो, AB अभी 100 पार्टिकल लिए मैंने, ये 100 के 100 आयन में टूटे। मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं, हालांकि ये एग्जांपल प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए हो जाएगा, लेकिन आपने 100 पार्टिकल AB के लिए, अगर ये 100 के 100 पार्टिकल AB के आयन में टूट जाए तो मुझे पता करना है कि A प्लस आयन कितना प्रोड्यूस होएगा और B कितना आयन प्रोड्यूस होएगा। अगर 100 मोल को मैं तोड़ता हूं तो मुझे 100 मोल A प्लस और 100 मोल B माइनस मिलेगा, क्योंकि तभी अभिक्रिया बैलेंस होगी। मतलब अगर 100 मोल टूटता है, 100 मोल आयन में बनाए, 200 मोल टूटेगा, 200 A 200 B, 300 मोल टूटेगा, 300 A प्लस आयन, 300 B माइनस आयन। आज कितना आयन ब्रेक हुआ है? अल्फा आयन। अगर अल्फा आयन ब्रेक हुआ है तो अल्फा मोल बनेगा A प्लस और अल्फा मोल ही बनेगा B माइनस। तो अल्फा मोल दोनों क्यों बनेंगे? क्योंकि जितना पदार्थ, अगर 100 पार्टिकल टूटते हैं तो 100 A 100 B, 200 पार्टिकल टूटते हैं 200 A आयन 200 B आयन। ऐसे ही अगर अल्फा पार्टिकल टूटते हैं तो अल्फा ही A बनेगा और अल्फा ही मात्रा में B माइनस भी बनेगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, मैंने आयनन को तो आसानी से समझ लिया, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूं कि मैंने विद्युत अपघट्य पदार्थ को जब वियोजन कराया होगा, मैंने इसका एक विलयन बनाया होगा, क्योंकि ठोस अवस्था में AB आयन में तो टूटता नहीं। AB को आयन में ब्रेक करने के लिए इसे विलयन के रूप में चेंज करना पड़ता है। तो जो विलयन के रूप में चेंज किया गया होगा उसका कुछ ना कुछ आयतन भी होगा। तो मैं इस बात को नीचे भी माने लेता हूं कि माना
विद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन V लीटर है। मैंने कितना मान लिया कि विद्युत अपघट्य का जो आयतन लिया गया होगा विलयन का, वो आयतन कितने लीटर है? V लीटर है। अगर आयतन का मान V लीटर है तो मैं वियोजन के समय पर सभी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों या सांद्रताओं की गणना कर सकता हूं। जैसे सबसे पहले देखी जाए, अगर मैं AB पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की गणना करूं तो मुझे पता है कि किसी भी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है उस पदार्थ के मोलों की संख्या बटे पात्र का आयतन। अभी मैं क्या सोचता हूं, AB पदार्थ के मोलों की संख्या मुझे ऊपर लिखना चाहिए और जिस पात्र में यह विक्रिया कराए गए उस पात्र का आयतन कहां लिखना चाहिए? नीचे। अभी चेक करते हैं AB पदार्थ की सांद्रता के लिए मोलों की संख्या क्या लेनी चाहिए, क्योंकि आयतन तो फिक्स है। मुझे मोलों की संख्या में थोड़ा चेंज इसलिए भी लगता है, देखिए, क्योंकि AB का मोल एक जगह 1 मोल था और फिर दूसरी जगह जब मैंने चेक किया तो मोलों की संख्या कितनी है? 1 माइनस अल्फा। अब मैं इस बात को लेके परेशान हूं कि मुझे यहां AB के सक्रिय द्रव्यमान में मैं आयतन का मान तो मेरे लिए फिक्स है, मैं आसानी से जान जाऊंगा, लेकिन मोलों की संख्या को कैसे चेक किया जाए? 1 लिया जाए या 1 माइनस अल्फा लिया जाए? तो मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या लेना है। मुझे कौन सा स्थिरांक सबसे पहले चेक करना है? वियोजन स्थिरांक निकालना है। अभी सोचो, क्या जब AB का 1 मोल था, क्या उस समय AB पदार्थ वियोजित हुआ था? क्या जब AB 1 मोल था, क्या वो एक भी आयनों में टूटा था? तो आता है कि 0 मोल A भी था, 0 मोल B भी था। इसका मतलब पदार्थ अभी आयनों में टूटा नहीं था, क्योंकि जब AB 1 मोल था पदार्थ आयनों में नहीं टूटा था, और जब पदार्थ आयनों में टूटेगा नहीं तो वियोजन स्थिरांक की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि वियोजन स्थिरांक तो तब निकलेगा जब पदार्थ वियोजित होगा। और अभी मैं अगर इस ऊपर वाली सिचुएशन पे मैं चेक करता हूं तो पदार्थ अभी वियोजित नहीं हुआ है। और क्योंकि पदार्थ वियोजित नहीं हुआ, यह कैसे पता चला? इधर भी 0 मोल, इधर भी 0 मोल। अगर पदार्थ वियोजित होता तो यह 0 मोल ना आता। 0 मोल का मतलब है ना तो A प्लस आयन है और ना B माइनस आयन है, और जब ना तो A प्लस आयन ना B माइनस आयन अर्थात कोई आयन नहीं, और जब कोई आयन नहीं तो वियोजन नहीं, और वियोजन नहीं तो फिर वियोजन स्थिरांक की गणना नहीं। हां, अगर मैं इस दूसरी सिचुएशन पे आते हैं, कुछ समय बाद वाली सिचुएशन पर मैं इस बात को देखता हूं, अब A प्लस आयन की भी कुछ मात्रा है और B माइनस आयन की भी कुछ मात्रा है, अर्थात पदार्थ अब आयन में क्या हो चुका है? टूट चुका है। तो जो मुझे AB पदार्थ के मोलों की संख्या लेनी है वो 1 मोल नहीं लेनी है, मुझे लेनी है 1 माइनस अल्फा मोल, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जब AB पदार्थ आयन में टूटा था। तो इसके मोलों की संख्या कितनी लेनी है? 1 माइनस अल्फा मोल। ध्यान रखिएगा, यह है मोलों की संख्या, इसलिए इसका मात्रक मोल और नीचे आयतन का मात्रक लीटर। तो इस प्रकार से मैंने AB पदार्थ के लिए केवल सक्रिय द्रव्यमान की गणना की है मोल अपॉन लीटर के इस फॉर्मूले से। अब मुझे A आयन की सांद्रता चाहिए कि अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ A आयन में टूटा है तो उसकी सांद्रता क्या होगी? चेक करते हैं। पदार्थ A के सक्रिय द्रव्यमान के फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, सेम फॉर्मूला, मोलों की संख्या बटे आयतन। अब मुझे चेक करना है A प्लस आयन में मोलों की संख्या क्या लेनी होगी। मोलों की संख्या A प्लस आयन के लिए 0 लेनी है या अल्फा लेनी है? सेम आंसर है। 0 मैं इसलिए ले लूंगा क्योंकि इस समय पदार्थ आयन में नहीं टूटा था, और आयन में नहीं टूटा था तो आयनन स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक नहीं निकाला जा सकता है। आयन में कब टूटा था? नीचे वाली स्थिति पर। तो नीचे मोल कितने थे? अल्फा मोल। तो n की जगह पे अल्फा मोल और नीचे आयतन पे तो मुझे V ही लिखना है। और फिर से मात्र अगर मैं देखता हूं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। लेकिन मुझे अभी विद्युत अपघट्य पदार्थ में एक ऐसा पदार्थ अभी भी बचा है जिसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना करनी बाकी है। तीसरा पदार्थ वो क्या है? B माइनस आयन। अब मैं अगर B माइनस आयन के सक्रिय द्रव्यमान की गणना करता हूं, फॉर्मूला सेम, मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं चेक करता हूं इसको तो मुझे मोलों की संख्या B माइनस के लिए लेनी है। तो मैं B माइनस के लिए, अब मैं दोबारा से इस बात को नहीं बताऊंगा क्या लेना है मुझे। B माइनस के लिए लेना क्या है? अल्फा, अल्फा अपॉन V।
फिर मात्रक मोल पर लीटर। जहां कोई मुझसे अगर V पूछेगा तो विलयन का आयतन है, अल्फा पूछेगा वियोजन की मात्रा है। वियोजन की मात्रा मतलब समझते हैं कितना आयन परसेंटेज, कितना परसेंटेज आयन में टूटा हुआ है। अब अगर मैं इसके लिए साम्य स्थिरांक की गणना करूं, अब बात आ जाएगी साम्य स्थिरांक की गणना कब होती है। तो मैं साम्य स्थिरांक के लिए एक निश्चित सिचुएशन बता दूं, आप इसको हमेशा ध्यान रखोगे। साम्य स्थिरांक की गणना कब कब की जा सकती है? दो परिस्थितियों पर। पहली, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होनी चाहिए, पहली सिचुएशन। और दूसरी, अभिक्रिया के अग्र दिशा का वेग अभिक्रिया के पश्च दिशा के वेग के बराबर होना चाहिए। जैसे कभी आ भी जाता है कि साम्य स्थिरांक गणना इसमें क्यों कर दी, अगर दो परिस्थितियां अप्लाई होती हैं तो मैं साम्य स्थिरांक की गणना करूंगा। अगर दो परिस्थितियां आपस में अप्लाई नहीं होती हैं, मैं साम्य स्थिरांक की गणना करने वाला ही नहीं हूं, या उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए साम्य स्थिरांक की गणना नहीं की जा सकती। मैं दोनों परिस्थितियों को चेक करूंगा। मेरे लिए क्या क्या परिस्थिति होनी चाहिए? सबसे पहले अभिक्रिया कैसी हो? उत्क्रमणीय हो, पहली सिचुएशन। अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो ही साम्य स्थिरांक की गणना की जा सकती है। साम्य स्थिरांक की गणना उत्क्रमणीय से केवल काम चल जाएगा नहीं, अभी एक और सिचुएशन होनी चाहिए। RF इज इक्वल टू RB। RF इज इक्वल टू RB का मतलब है अभिक्रिया का अग्र दिशा में वेग और अभिक्रिया का पश्च दिशा में वेग आपस में कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब मैं दोनों को एक एक को अप्लाई करके दिखाता हूं। अब जब दोनों अप्लाई हो जाएंगी स्थितियां, हम साम्य स्थिरांक के फॉर्मूले की गणना करेंगे। जैसे अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का मतलब है आप लेफ्ट हैंड साइड वाले पदार्थ से राइट हैंड साइड वाला पदार्थ प्राप्त कर लें और राइट हैंड साइड वाले पदार्थ से फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाला पदार्थ प्राप्त कर लें। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मैं चेक करता हूं, पदार्थ AB है, वो सबसे पहले काहे में टूटा? आयन में टूटा। दिस इज लेफ्ट टू राइट रिएक्शन। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के लिए कंप्लीट हो गई कि पदार्थ एक ही में था, फिर वो अलग अलग आयन में टूट गया। अब क्योंकि दोनों आयन पर अपोजिट चार्ज है, ये आयन एक दूसरे से फिर से जुड़ना स्टार्ट कर देंगे ड्यू टू अपोजिट चार्ज। और जैसे ही अपोजिट चार्ज के कारण ये आपस में जुड़ेंगे, फिर से क्या बन जाएगा? AB। अर्थात AB पहले आयनों में टूटा और फिर वे आयन आपस में जुड़कर फिर AB का निर्माण करते हैं। आयन में भी टूटा, आयन फिर से आपस में जुड़कर निर्माण करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये पहली पहचान दोनों दिशाओं में पूरी हो गई। सेकंड, RF इज इक्वल टू RB। रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं चेक करता हूं इस चीज को, तो अभिक्रिया में हो क्या रहा है? दो घटनाएं, AB आयन में टूट रहा है और आयन फिर से जुड़कर AB में बदल रहे हैं। पहले AB आयन में टूटा होगा, फिर कुछ आयन आपस में जुड़कर AB में चेंज हुए, फिर AB आयन में टूटा, फिर आयन आपस में जुड़कर AB को बना रहे हैं। यह क्रिया दोनों के बीच में हो रही। दोनों किसके किसके बीच में? अभिकारक और उत्पादक के बीच में। यह आयन में टूट रहा है, आयन जुड़कर पदार्थ बना रहे हैं। जब आयन में टूटने की स्पीड और आयन के आपस में जुड़ने की स्पीड कभी ना कभी विद्युत अपघट्य में ऐसी आएगी जब ये दोनों स्पीड आपस में कैसी हो जाएंगी? बराबर। कौन कौन सी स्पीड? विद्युत अपघट्य का पदार्थ का आयन में टूटने की स्पीड। जितनी स्पीड में विद्युत अपघट्य पदार्थ आयन में टूटेगा, उतनी ही स्पीड में आयन आपस में जुड़कर फिर से विद्युत अपघट्य बना लेंगे। ये जब सिचुएशन आ जाएगी, आयन में टूटने की स्पीड और आयनों का एक दूसरे के साथ संयोजित होने की स्पीड, ये दोनों स्पीड आपस में बराबर हो जाएंगी, तब हम साम्य स्थिरांक के फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास यह दिमाग में रखना बिल्कुल जरूरी है। साम्य स्थिरांक को तो निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन आप इसको ध्यान रखोगे वो क्या दो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिस पर हम साम्य स्थिरांक को फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। पहली, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होनी चाहिए। दूसरी, अभिक्रिया का अग्र दिशा में और अभिक्रिया का पश्च दिशा में आपस में वेग बराबर होना चाहिए। तो आपको ये बात मैंने बता दी, यहां पर आ जाती है। तो फिलहाल मैं अब अपने लिए गणनाएं करता हूं। अगर मैं साम्य स्थिरांक की गणना करता हूं तो साम्य स्थिरांक को हम Kc से लिखते थे, लेकिन साम्य स्थिरांक को Kc से लिखते थे आणविक अभिक्रियाओं में। और ये कौन सी अभिक्रिया है? आयनिक, आयन की अभिक्रिया है, इसलिए मैं इसको केवल काय से लिखता हूं? K से।
या कुछ बुक में इसको के अल्फा से भी लिखा गया है, आप किसी से भी लिख सकते हो, जिससे आपको हो तो के अल्फा भी लिखे देते हैं हम। चलिए के अल्फा लिख देते हैं। अब वियोजन स्थिरांक की गणना होगी तो बड़ा आसान सा तरीका है। वियोजन स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला है उत्पाद के अणुओं की संख्या या उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान अपॉन अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान। उत्पाद में कौन कौन सा कंपाउंड आता है? ए प्लस आयन और कौन आता है? बी माइनस आयन। इन दोनों के सक्रिय द्रव्यमानों को मैंने न्यूमरेटर पे रखा। अब मैं डिनोमिनेटर पे रखने वाला हूं अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, पदार्थ ए बी का सक्रिय द्रव्यमान। अगर मैं इस फॉर्मूले को अब सॉल्व करने की कोशिश भी करूं तो के अल्फा इज इक्वल टू आयन ए का सक्रिय द्रव्यमान मैंने निकाल रखा था अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी इज इक्वल इनटू बी आयन का सक्रिय द्रव्यमान भी था अल्फा अपॉन वी। अभी मुझे क्या कर लेना है कि मुझे यह भी चेक कर लेना है कि पदार्थ ए बी का सक्रिय द्रव्यमान क्या था। पदार्थ ए बी का सक्रिय द्रव्यमान था 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। मुझे थोड़ा सा इसको सॉल्व करने देना चाहिए। के अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। नीचे क्या रहेगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। इसको मैं क्या कर सकता हूं? अल्फा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको पलट के मल्टीपल कर सकते हैं तो वी चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। इसे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। v से इसकी पावर को कैंसिल करते हैं। के अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी 1 माइनस अल्फा। एक काम और कर लेते हैं। अभी मैंने जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने वियोजन की मात्रा अल्फा के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। अल्फा के लिए एक फॉर्मूला जस्ट 2 मिनट पहले मैंने पढ़ा था अपने पिछले आर्टिकल पर। क्या था? दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं किसकी जगह पे? अल्फा की जगह पे, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो मैं अगर अल्फा की जगह पे ये वैल्यू अप्लाई करता हूं तो मेरा फॉर्मूला बनता है के अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर किया गया है तो अल्फा का स्क्वायर क्या होता है? मैं अल्फा की वैल्यू रख देता हूं कैपिटल लैम्डा एम अपॉन कैपिटल लैम्डा एम इन इन्फिनिट डाइल्यूशन अपॉन, साथ में स्क्वायर लगा है मैं स्क्वायर कर देता हूं इसका। v आयतन है मैं आयतन लिखे देता हूं। आगे और सोल्व करते हैं। 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू फिर से मैं लिखता हूं दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करोगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता और दोनों का स्क्वायर। नीचे वाले को सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लिया जा सकता है कॉमन, एलसीएम। तो यहां आएगा क्या? अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस मोलर चालकता। पलट के अगर आप इसका मल्टीपल करते हो तो के अल्फा इज इक्वल टू पलट के जाएगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता का स्क्वायर, मोलर चालकता का स्क्वायर अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता का स्क्वायर, साथ में नीचे अब इसको पलट के गुणा करोगे तो कैपिटल लैम्डा एम एट इंफिनिटी डाइल्यूशन ये गया ऊपर और नीचे क्या बचा? अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस मोलर चालकता। अभी एक चीज और मैं छोड़ रहा हूं इस चीज को, किसको? आयतन को। तो बेटा आयतन को यहां लिख सकते हैं 1/v। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इससे इसकी पावर को कैंसिल कर सकते हो और आसानी से एक फॉर्मूला बना सकते हो। क्या बना सकते हो? के अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनने वाला है? मैं उसको लिखे देता हूं मोलर चालकता का स्क्वायर या दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता का स्क्वायर। नीचे मैं चेक करता हूं क्या बचता है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता ब्रैकेट के अंदर अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, 1/v।
1/v को या तो आप 1/v लिखा रहने दें और या फिर 1/v को आप सांद्रता लिख सकते हो। अब बात आ जाती है, मुझे बस इस चीज को क्लियर करना है कि 1/v को आप सांद्रता क्यों लिख सकते हो। तो बेटा सांद्रता आसानी से इसलिए भी लिख सकते हो, मैं यहां कहीं बता देता हूं, इधर 1/v को सांद्रता क्यों लिखा जा सकता है। बेटा मेरे लिए एक मोलर सांद्रता का फॉर्मूला था, मोलर सांद्रता होता था N/V, मोल बटे आयतन। अगर मैं ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लूं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के कितने मोल लिए गए थे, 1 मोल, और आपको याद होगा हमने जब वियोजन कराया भी था विद्युत अपघट्य पदार्थ कितने मोल लिया था, 1 मोल। अगर मैं 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को मान लेता हूं तो ये तो हो गया 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ। आयतन कितना लिया गया था, V। तो अगर मैं n की जगह पे 1 रख देता हूं तो सांद्रता का फॉर्मूला बन जाता है 1/v। यही रीजन है कि जब मुझे 1/v मिला, मैंने 1/v की जगह पे क्या लिख दिया, C, अर्थात सांद्रता। फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूं, इसको रिपीट कर दूं, क्या सांद्रता का फॉर्मूला होता है N/v। आपने कई बार इसको अप्लाई भी किया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ के मोलों की संख्या 1 मोल मान लेता हूं तो मैं n की वैल्यू कितना रख दूंगा, 1। और जैसे मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/v। अब ये 1/v सांद्रता है, क्यों, क्योंकि मैंने विद्युत अपघट्य पदार्थ के कितने मोल लिए थे, 1 मोल, और 1 मोल के कारण मैंने n की जगह पे 1 लिखा, और जैसे ही मैंने 1 लिखा तो फॉर्मूला बन गया 1/v। ये किसका फॉर्मूला था, सांद्रता का। अर्थात सांद्रता का मान दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए 1/v लिखा जा सकता है यदि अभिक्रिया को 1 मोल से प्रारंभ कराया जाए। तो मैंने उस 1/v की जगह पर 1/v की जगह पर सांद्रता C लिख दिया है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, यह सांद्रता मोल प्रति लीटर सांद्रता है। क्यों मोल प्रति लीटर सांद्रता है, n मोलों की संख्या है जिसका मात्रक मोल, V विलयन का आयतन है जिसका मात्रक लीटर, मोल प्रति लीटर। तो अगर C की बात आएगी तो ये इसका फॉर्मूला या किस प्रकार की सांद्रता होती है आप बताओगे, ये मोल पर लीटर सांद्रता है। तो इस प्रकार से मैंने वियोजन स्थिरांक निकाल लिया किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। और यह वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला तब अप्लाई हो सकता है जब हमें दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता पता हो और अनंत अनुता पर मोलर चालकता का ज्ञान हो। मैं इस फॉर्मूले को आसानी से वहां अप्लाई कर सकता हूं। अब इस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद अब अगर देखा जाए तो हम लोगों ने आयनों से जुड़ी जितनी भी घटनाएं थी इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब मुझे अगले आर्टिकल पर अगर हम लोग चलेंगे तो हमें अगले आर्टिकल पर पढ़ना होगा इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड के विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव को और कुछ डिफरेंट टाइप के सेल के विषय में। तो मुझे इलेक्ट्रोड विभव या डिफरेंट टाइप के सेल का जो भी अध्ययन है, मुझे ये सारा का सारा अध्ययन अब अपने नेक्स्ट लेक्चर पर करना है। अभी के लिए हम अपने यहां इतनी ही चीजों को रखते हैं। आप इसको समझ लीजिए, हमें कब n की वैल्यू यूज करनी है और मुझे कब n की वैल्यू यूज नहीं करनी है, या अन्य जितने भी प्रोसेस हैं क्या वो आपको समझ में आ गए हैं। आपको जो भी प्रोसेस समझ में नहीं आया है मुझे वो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो आज अपने लेक्चर पर इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।